नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम जेवीपीडी में हैं, आज़ाद नगर सोसाइटी, और यहाँ पर एक पारिवारिक विवाद कहें, संपत्ति विवाद कहें, या घरेलू झगड़ा कहें, या डोमेस्टिक वायलेंस की तहत यहाँ पर कुछ पारिवारिक आपसी लोगों में इस तरह का विमर्श हो गया है। मारपीट की नौबत आई है, मारामारी हुई है, पुलिस केस हुआ है। सारा कुछ होने के बाद यहाँ पर पीड़ित जो हैं हमारे साथ में हैं, उनका पूरा परिवार हमारे साथ में है, उनके घरेलू नौकर हमारे साथ में हैं। वो सारे लोग जो है इस मुद्दे पर अपने कुछ कहना चाहते हैं। इस विषय में पुलिस ने क्या किया है अब तक, और ये संपत्ति विवाद जो है किस तरह से आगे बढ़ा और आज यहाँ पर किस मोड़ पर आकर के खड़ा है, यही हम सब जानने के लिए आज हम मैडम से बात करते हैं। मैडम, जरा आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए कि आपके साथ अभी तक क्या हुआ, कैसे हुआ, वो थोड़ा सा जानकारी हमें दीजिए। मैं प्रिया जेटली हूँ। मैं रमेश कोचर और उमा कोचर की बेटी हूँ। मेरे 2 छोटे भाई हैं। मेरे मामा पापा मतलब जब अपने ओल्ड एज में थे तो बहुत बीमार रहते थे, तो मैं बहुत आया जाया करती थी इधर। मतलब आधा टाइम मेरा इधर रहता था और आधा टाइम मैं अपने विवाहिक घर नेपन्सी रोड में रहती थी। मेरे पापा ने मेरे को ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर 2009 में गिफ्ट डीड करके दिया था। जब से मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट करके दिया है, तब से मेरी भाई भाभीयों को अच्छा नहीं लगा। उनको ठीक लगा ही नहीं कि मेरे को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए अपने पापा की प्रॉपर्टी में। और मेरी पापा की बहुत इच्छा थी शुरू से। वो हमेशा बोलते थे, लोग तो बेटा मांगते हैं, पर मैं तो बोलता हूँ सबको तेरी जैसे बेटी मांगे। आज आपके भाई भाभी इस संपत्ति को लेकर के आपकी जान के सुन रहा हूँ दुश्मन बन चुके हैं, ये कहाँ तक सच है और उसमें क्या सच्चाई क्या है, असल में बात क्या हुई है? उनके हर एक श्वास में बस मेरा ही ना, मतलब उनका ख्याल जो है सुबह से शाम तक सिर्फ आप ही रखती थी और वो लोग सिर्फ आते थे, देख करके चले जाते थे? हाँ जी, मेनली आके देख के चले जाते थे। आपके साथ में जाती हुई है, आपको मारा गया, पीटा गया, बाउंसरों से सुन रहा हूँ मरवाया गया, तो ये कैसे हुआ, कब हुआ? जैसे पापा के 13 दिन खत्म हुए तो दोनों भाई बोलते पापा का विल दिखा, पापा का विल। तो मैं पापा का विल पापा ने मेरे को दिया था, तो मैंने आके उनको दिखाया, और जैसे मैंने दिखाया दोनों ने विल फेंक दी पापा की। बोलते नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। इतना हैरेस करने लगे मेरे मतलब ये जो विल एग्जीक्यूटर थे, विल के एग्जीक्यूटर मेरे फुफड़ा हैं, तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी। बुआ ने, फुफड़ा ने, सारे रिलेटिव। अभी क्या हुआ है आपके साथ में, हालिया जो मैटर हुआ है उसमें क्या, कैसे हुआ है? मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मैं वापस नेपन्सी रोड चली गई, क्योंकि मेरा वेट 10 किलोज़ नीचे चला गया। मेरे सारे कैंसर के टेस्ट होने लग गए। आप इनके रिलेशन में हैं, आप इनके जो है बहुत ख़ास रहे हैं, और इनके भाई, भाभी, जो भी इनके परिवार के लोग हैं आज जिनमें विवाद चल रहा है, आप उन सबसे नज़दीक रहे हैं और सबके बीच में एक सामंजस्य बनाने का काम आपने किया है। आपके हिसाब से क्या लगता है, इनके साथ कितना गलत हुआ, सामने वाले ने क्या किया, कुछ इसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए? ठीक, देखिए मैं आपको इस वाक्य रचना के बारे में बताता हूँ, क्या इनका इतिहास है। पिताजी गुज़र गए, उनको रजिस्टर्ड विल के नाम पे डॉक्टर सर्टिफ़िकेट के साथ उनको प्रस्तुत की गई। वो विल को उन्होंने नहीं स्वीकारा, 2 भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने। वो इसी बिल्डिंग मंजिला में रहते हैं। ये ग्राउंड 1 पे प्रिया रहती हैं, 2 माला उनके पिताजी का था, जिसके ऊपर आज ये सब विवाद हो रहा है। तीसरे मंजिल पे एक भाई रहते हैं, चौथे 5वें पे दूसरे भाई-भाभी रहते हैं। अब नवंबर-दिसंबर महीना था 2022 का, जब वो पुट्टपर्ती, वो सत्य साईं बाबा की भक्ति करती है, तो वहाँ पे किसी प्रोग्राम के लिए वो गई थी। वो सेवा कार्य करती हैं और वहाँ पे वो अपने परिवार के साथ गई थी, तो उनकी गैर हाज़िरी में विजय कामत, जो उनके 30 वर्षीय पुराने घर के मेंबर हैं, उनके कुक हैं, उनके घर की रखवाली करते हैं। जब ये गए थे तो पीछे से इनका जो बड़ा भाई है, उस बड़े भाई ने, राजीव कोचर है उनका नाम, उन्होंने इन विजय कामत से कहा कि तुम घर से बाहर निकलो और
मैं चाबी दे दूंगा दीदी को और तुम यहाँ से चलते बनो। अब यहाँ से आप इनसे पूछिए क्या वाक्य था, वो अपने शब्दों में आपको बयान करे और उसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्रूरता का जो शुरुआत हुई, क्रूरता कहाँ से शुरू हुई, इनके ऊपर अत्याचार कहाँ से शुरू शुरू हुए। मात्र प्रिया जेटली नहीं, लेकिन उनके परिवार पे, उनके परिवार के सदस्य में कोई भी उनकी मदद रूप में आगे आए तो उन पे धमकी करना, उनको डराना, उनके ऊपर दावे कर देंगे हम झूठे प्रकार के, गुंडागर्दी करवा देंगे, इन सब प्रकार के आक्रोश, धमकियां जो देने का कार्य शुरू हुआ वो बाद हुआ। लेकिन सबसे पहले विजय कामत से आप पूछिए कि शुरुआत क्या हुई जब ये दीदी अपना घर में, इनके घर की चाबियां इनके पास थी, इस घर में 2 माले पे वो रहती थी, अपने पिताजी गुजर गए उसके बाद। ग्राउंड और 1 तो उनको 2009 से ही गिफ्ट डीड में मिल चुका था। तो जब वो 2 माला लॉक करके गई अपना मकान ग्राउंड 1 एंड 2, तो पीछे से किस तरह से उन्होंने घर के अंदर रफीक मर्चेंट नाम के व्यक्ति को बुला के घर को बाड़े पे चढ़ाने की कोशिश की। विजय कामत से घर की चाबियां ले ली, इनको घर के बाहर रख दिया क्योंकि उनको गांव जाना था उसके 2 दिन या 1 दिन पहले। और फिर वहां से ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है 2022 के अंत में। विजय जी, आप बताइए कि आपके साथ में उन लोगों ने कैसा बर्ताव किया और किस तरह से, किस चालाकी से उस फ्लैट की, उस मकान की चाबी ली गई? वो चाबी मेरे से ले लिया। वो मैं गाँव गया ना तो 2-4 दिन पहले ही मेरे से चाबी ले लिया। क्या बोल करके लिया गया? बोला मैं चाबी मेरे को दे दो, तो मैंने इसको चाबी, वो ज़बरदस्ती किया तो मैं चाबी दे दिया इसको। पिया दीदी को बताया था कि मेरे से चाबी ले लिया करके वो, और 2 माला का चाबी जो है राजू कोचर चाबी मेरे से ले लिया था। तो मैडम के साथ में किस तरह के घटनाक्रम हुए, उसका कुछ आपको थोड़ा सा मालूम है? जी, यानी कहने का मतलब मैं जब यहाँ था तो राजू कोचल और संजीव कोचल, राजू कोचल जो है से एक सलिया लेके आया और अपना ताला जो है सो तोड़वाया। मैडम को आपने बताया फ़ोन करके कि मैडम आपके घर का ताला ये लोग आकर के तोड़ रहे हैं? जी नहीं, जी नहीं, क्योंकि मैं कहने का मतलब मैं सबका था उस टाइम में गार्ड, तो मैं नहीं बताया इनसे। हाँ, क्योंकि ये आते थे जाते थे तो इनसे हमारा कोई ऐसा बात नहीं हुआ जो कि मैं इनको बताऊं। मैडम के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा आप भी बताइए। बात ऐसी है, उनको जो भी प्रॉब्लम होती थी मुझसे पूछते थे, मैं अपने आप से जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है, अपने आप को एकदम अलग छोड़ के, मतलब निस्वार्थ जिसको कहते हैं, उस हिसाब से मैं उनको अपना एडवाइस देता था। और मतलब ये कि एक बेटे को ये रास नहीं आया कि एक दामाद को इतना प्यार दिया जा रहा है एक ससुर के या सास के द्वारा, ये उनको रास नहीं आया? बल्कि इन दोनों बच्चों का पापा के साथ हमेशा विवाद कुछ ना कुछ रहता ही था, और मैं इन दोनों के बीच में जो है वो एक सामंजस्य बिठाने हाँ, एक ब्रिज बन के रहता था। मतलब हमारे परिवार के बीच में तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम दामाद हो, तुम साइड में रहो, ये हमारा घर का मामला है, हम देख लेंगे। बात यही थी, मतलब हाँ, दिल की बात वही थी। पापा हमेशा बोलते थे इनको मुझसे कुछ, हमसे कुछ, हम नहीं चाहिए, पेरेंट्स नहीं चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, माँ बाप की प्रॉपर्टी जो जायदाद है वो चाहिए। मैडम के साथ में उन्होंने बहुत मारपीट किया, हॉस्पिटलाइज भी ये रही हैं, उसकी मेडिकल आई है। इस विषय में पुलिस ने कितना आप सबका सहयोग किया, कुछ प्रकाश डालेंगे? पिया ने फ़ोन किया वो एग्जीक्यूटर ऑफ विल को, एग्जीक्यूटर ऑफ विल ने उसको फ़ोन किया राजीव कोचर को, जो इनसे छोटे भाई हैं, कि पापा ये जो तुमने एक्ट किया है चाबी लेने का, वो क्रिमिनल एक्ट है, तो ये आप उससे बचो। पर ये लोग जो है वो लॉ में बिलीव नहीं करते, तो वो अपने स्वयं जो हमने बोला वही लॉ है। पहला दिन अर्चना कोचर ने अपनी मर्सिडीज गाड़ी जो है वो अब गेट के बाहर लगाई। अर्चना कोचर कौन है? अर्चना कोच फैशन डिज़ाइनर है, तो उनकी भाभी लगती हैं, तो उन्होंने अपने बाउंसर्स को अंदर रखवाया था। उस टाइम मैं गौरव के साथ आई थी, मैं और गौरव दोनों साथ में आए थे। ये कि आपके साथ जो अभी हाल में मारपीट हुई है, आप हॉस्पिटल में एडमिट थीं, और इसके बाद आपके साथ में पुलिस ने कैसा बर्ताव किया, एफआईआर लिया, कितने दिन में लिया, कैसे लिया, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जैसे मैं अंदर घुसी और मैं अंदर बैठी सोफे के ऊपर, वो तो मेरे को देख के बोलता है तू कैसे आई है इधर, तू निकल इधर से। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। तो फिर वो कुर्सी के ऊपर बैठ के वो फ़ोन करता है, बोलता है प्रिया जेटली हैज़ कम हियर। वो मेरे नाम के ऊपर 3 फ्लैट है, पर फिर भी मेरे को एक गाड़ी की पार्किंग नहीं अलाउ करते। मतलब जब तक तू इधर से जाएगी नहीं तब तक मैं तेरे को हैरेस करता ही रहूँगा। आप इनकी बेटी हैं, क्या हुआ कुछ थोड़ा सा आप भी बताएंगे? जब मैं मेरी मम्मा के साथ आई थी, एटलीस्ट 12 बाउंसर बड़े बड़े आदमी बैठे हुए थे
और हमने लेटर फाइंड आउट किया था कि वो अर्चना कोचर के बाउंसर थे, पर वो सच में आ रहे हैं क्योंकि हमने रोकने के लिए उनका अर्चना कोचर का ड्राइवर ने भी हमें बताया कि खाली मम्मा और मुझे रोकने के लिए सब बाउंसर आए हुए हैं। तभी तक हमने पुलिस को बुलाया था और पुलिस आके हमें लेके गई। जुहू पुलिस स्टेशन में जाने के बाद क्या हुआ आप लोग के साथ? पहला टाइम उन्होंने सब चारों पे मेरे मामी मामा और मामू के ऊपर उन्होंने एफआईआर डाला था। एफआईआर होने के बाद बहुत ट्राई किया हमने, इतना दिन बिताया है हमने पुलिस स्टेशन में। मैं और मेरी मम्मा ने इतना दिन बिताया, हमेशा बहाना बनाते थे, हम आएंगे बाद में, नहीं आप कल दोपहर को आओ, परसों दोपहर को आओ। तो फिर हमने बोला अभी कोई फ़ायदा नहीं है जाने के लिए, तो हम खाली कंप्लेंट लिख के उधर डिपॉजिट करते थे। नगमा उनका नाम है, जो सेम बाउंसर जो मम्मा को मारा है, वो सेम बाउंसर अर्चना कोचर ने हायर किया है उसको। वो ही सेम बाउंसर जब मैं आ रही थी तो बाउंसर ने अपना पैर जो है मेरा गाड़ी के नीचे डाला है और बोला है क्या आएगी अंदर, आप इधर पार्किंग नहीं कर सकते। बोला शट अप, तुम कौन हो? और सब तो मैंने बोला तू कौन है और किसने तुझे इधर रखा है? तो जज भी है जो हमने हाई कोर्ट में एफआईआर फाइल किया था, सब चारों ने जाके एफआईआर का क्वॉशिंग करवाया था। तो वो क्वॉश जब भी हम हाई कोर्ट में गए थे, जज ने भी वो बाउंसर का पूरा ये देख के वो भी इतना शॉक में हो गए कि बोला ऐसे कोई बाउंसर अपने घर में कैसे रखता है, ये पूरा फैमिली का पूरी तरह से बदतमीजी की गई, एक तरह से धमकी दी गई, ये कहना? हाँ जी। मम्मी के साथ में आपके जो भी कुछ हुआ पुलिस स्टेशन से लेकर के यहाँ घर तक, कैसा लगा? मामा मामी का व्यवहार आपकी निगाह में कैसा रहा? तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है सर मेरी माँ के साथ, बहुत वायलेंस हुआ है उनके साथ। और 28 अप्रैल को वो मेरी माँ को मार ही देते अंदर। उनके भाई राजीव कोचर, या तो अगर पुलिस टाइम पे नहीं आती तो मेरी माँ आज होती नहीं सर, इस इंटरव्यू को देने के लिए होती नहीं सर। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनके मेडिकल में क्या चीज़ें आई और उसके बेस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? सर हॉस्पिटल के जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मेंटल ट्रॉमा है, बहुत सूजन है सिर में, क्योंकि बहुत मार पड़ी थी सर, 20 मिनट के लिए मार पड़ी थी। राजीव कोचर उधर ही बैठा था डाइनिंग टेबल के ऊपर और वो देख रहा था अपनी बहन को मार खाते हुए देख रहा था सर। उसकी बेटी भी है फ्रेम में, सिमरन कोचर, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ सर। 20 मिनट के लिए वो बाउंसर मार रही थी। जब भी राजीव कोचर ने अर्चना कोचर को फ़ोन किया था, ये बाउंसर ऊपर आके मम्मा को राजीव कोचर ने दरवाज़ा बंद कर दिया था सर। मेरा सिक्योरिटी गार्ड गोविंद बाहर ही खड़ा था, वो अंदर जाने की कोशिश की उसने, पर राजीव कोचर ने उसको धक्का मार के बाहर फेंक दिया। दरवाज़ा को अंदर से बंद करके मेरी मम्मा को पिटवाया सर, 20 मिनट के लिए पिटवाया। ये कैसे हो सकता है कि एक भाई जो है अपनी बहन को इस तरह से निर्दयता से मरवा रहा है, वो भी तीसरे आदमी के हाथ से? उस समय आप कहाँ थे? सर मैं शहर में नहीं था उस समय, मैं बाहर था। ये सुन के मैं उधर से निकला और 2 घंटे में वापस पहुंच गया सर। तब तक सब कुछ हो गया था और हम पुलिस स्टेशन में थे। तभी सिर्फ एनसी रजिस्टर हुआ था, पर आज पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है सर। ये तीसरा एफआईआर है। दूसरा एफआईआर है अर्चना कोचर और राजीव कोचर के ऊपर, और पहला एफआईआर है सिमरन कोचर के ऊपर, और पहला एफआईआर है ये बाउंसर के ऊपर। It has non-bailable offences, sir. So you know the gravity of the situation when I say that. आप इन सारी बातों को सुनने के बाद आपको अभी क्या करना है? पुलिस के एक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिस ने कहाँ तक कार्रवाई किया है और आप इन पूरे परिवारों के बीच में आज किस मोड़ पर ले जा करके ये लोग खड़े हैं, इसमें आप क्या भूमिका निभाने जा रहे हैं? देखिए, मेरी भूमिका जब शुरुआत हुआ था ये वाक़या 2022 के अंत में, ये तीनों के तीनों जो कपल्स हैं, प्रिया जेटली, इनके पति
राजीव जेटली, उसी संजीव कोचर और बिंदिया कोचर, राजीव कोचर और अर्चना कोचर, इनको मैंने व्यक्तिगत रूप से कि आपकी सहमति, समर्थन, सहयोग चाहते हो मेरा तो ही मैं इसमें इन्वॉल्व होऊंगा, तो मैं उस काम के लिए खास रूप से मुंबई आऊँगा। और अगर मेरा मीडिएशन चाहते हैं किसी प्रकार से, विल एग्जीक्यूटर को आप पूछ लीजिए, अगर उनकी सहमति हो तो फिर मैं विल एग्जीक्यूटर के देखते हुए मैं आपको मिलूँगा। मैं विल एग्जीक्यूटर के पास घर में गया था, उनसे मिला था, इन प्रिया जेटली उनके और हस्बैंड से। फिर यहाँ से मैं संजीव, राजीव, बिंदिया और अर्चना कोचर को, चारों को मैं संजीव कोचर के घर में मिला था। वहाँ पे 1-2 मुलाकात के अंदर उन बिंदिया कोचर के माता-पिता भी हाज़िर हुए थे और मैंने उनको भी समझाया था कि आप देखिए, जो भी गुस्सा है, आक्रोश है, क्रोध है, या इनको मनमुटाव है, या प्रॉपर्टी को लेके जो डिस्प्यूट है कि फादर ने ज़्यादा बेटी को दे दिया, मुझे नहीं मिला, इसको संभाला जा सकता है, इतना ज़्यादा आक्रोश में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे संजीव ने साफ तौर पे कहा कि मैं जेटली परिवार को गोली से उड़ा दूंगा, और उनको ये खुला कह देना मुंह पे। और जब उनको, जैसे ये बात आगे बढ़ी और मैंने ऑब्जर्व किया कि ये काउंसलिंग या मीडिएशन नहीं चाहते हैं, ये तो आर्बिट्रेशन और इस प्रकार का अपना लैंड राइट्स चाहते हैं कि ये अपना लैंड राइट्स देके चली जाए, नेगोशिएशन पे आए कि नहीं हम ये घर को खरीद लेंगे, ग्राउंड और 1 को हम खरीद लेंगे। मेरे भाई को भी अमेरिका में फ़ोन करके अर्चना कोचर ने कॉन्फ्रेंस पे 27 मार्च 2024 को भी ये कहा, कुछ और रिश्तेदारों को कहा कि अरे ये बेचना नहीं चाहती तो तुम कैसे खरीद लोगे, ये कहाँ से बात आती है, ज़बरदस्ती उसको रिश्तेदारों को कह के। तो यहाँ से मेरा इन्वॉल्वमेंट मैंने पीछे इस रूप में किया मेरी भूमिका को, कि ये तो इसको बाहर करना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं, और इसके इस प्रकार के जुल्मी विचारों को मैं समर्थन नहीं दे सकता। वहाँ पे मैंने अपना रोल, अपनी भूमिका को साफ तौर पे कह के कि तुम्हारी नीति नियत जो है उसके अंदर खोट है, और ये आप सुलह नहीं चाहते हैं। मतलब सुलह नहीं, विवाद चाहते हैं उल्टा। राजीव कोचर जो थे खास करके इस विवाद को आगे करना चाहते थे। संजीव और प्रिया जो थे वो आपसी सहमति से एक एग्रीमेंट पे, अंडरस्टैंडिंग पे आने की एक तैयारी के मानसिकता में थे। लेकिन राजीव कोचर, जिसका 2 फ्लोर ऑलरेडी है, 1/3 लैंड राइट्स है, उनका कोई लेना देना नहीं उस रजिस्टर्ड विल में, जहां पे भाई का प्रश्न बहन के साथ हो रहा है संजीव कोचर का, उसमें उन्होंने जो प्रकार की दखल की, बाउंसर खड़े किए। मैं आपको विस्तार पूर्वक अब बताऊंगा कि क्राइम कहां पे हुआ। आज हम मीडिया के आगे क्यों आए हैं? हम घर परिवार की इज्जत को उछालना नहीं चाहते। मैं ये नहीं चाहता कभी भी कि जो मेरे, वो भी मेरे भाई हैं, वो भी मेरी भाभियां हैं, लेकिन इतना अति किसी के साथ जुल्म कर दोगे तो कोई व्यक्ति इसको सह नहीं पाएगा। मैं फैमिली काउंसलर हूं, मैं घर परिवार को जोड़ने का काम करता हूं, तोड़ने का नहीं। यहाँ पे उन्होंने बाउंसर के नाम पे गुंडे तानात किए थे 12 से 15, जिनके हमारे पास नाम है, फ़ोन नंबर है, फ़ोटो है, वीडियो है। इन्हीं के घर के ड्राइवर, अर्चना कोचर के ड्राइवर ने हमको वो वीडियो फ़ोटो सामने से दिया। बिंदिया कोचर उसमें शामिल थी, जो जब ये गुंडागर्दी चल रही थी तब उनके घर परिवार के अपने माता पिता, उनके भाई, सब सदस्य यहाँ पे तानात थे इस प्रॉपर्टी के अंदर। ऊपर से सब कुछ सब मिलकर देख रहे थे। अर्चना कोचर की वाइट मर्सिडीज है, जिसका डिटेल भी है कि ये गाड़ी उसके नाम पे है। इंस्टाग्राम में कहीं अकाउंट के ऊपर वो उस गाड़ी में घूमती है। बॉलीवुड प्रोग्राम्स होते हैं, उनके अंदर उनकी शोहरत, नाम बनता है। मेरा उनसे भी एक समय पे रिश्ता बहुत अच्छा रहा था, लेकिन इस हद तक ये गिर जाएंगे, उसको बाहर खड़ा किया गुंडों ने। अंदर से आप देखेंगे ऐसे मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, फोटो वीडियो पे आपको पहले भी दिखाया है। वहां पे उसने, गुंडों ने इसके साथ बदतमीजी की, बोला उड़ा देंगे, निकल इधर से। तब उनके ऊपर एक पहली एफआईआर दाखिल हुई। उस एफआईआर को क्वॉश करने वो हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट की जज ने उसको रद्द कर दिया। तो यहाँ पे इनको एक प्रकार की एक पहली जीत या पहला एक न्याय मिला एफआईआर के ऊपर कि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं, चार्जशीट इनके ऊपर दाखिल हुई, जिसमें से जो ये बेटी सेटिंग की बात कर रही है विभूति जेटली कि क्या हुआ पता नहीं, जबकि चारों के ऊपर हुई थी। मर्सिडीज उनकी खड़ी है बाहर। एफआईआर की चार्जशीट के अंदर आईओ ने, इंस्पेक्शन ऑफिसर ने, दोनों लेडीज का नाम नहीं जोड़ा, जबकि बाउंसर्स के साथ तानात खड़ी है वो, और सिक्योरिटी आपके सामने बैठे हैं। गोविंद राय ने कहा कि ये उनके मम्मी के यहाँ से, उनके भाई के यहाँ से ये सारे बाउंसर आए थे, उनको खाना पिरोसा गया था। इस तरह का व्यवहार उनको इस घर में दिया गया। रफीक परचंद नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिस घर में आप तानात हैं, 2 माले के जिस घर की बात हो रही है, उसको भाड़े पे चढ़ाने के कागज रेंट पे चढ़ाने का इश्तिहार दे दिया था इंस्टाग्राम पे संजीव ने। फिर मेरे पिता तक को फोन किया था कि अगर गौरव हमारे नीति नियम के बीच में आएगा, हमारी जो नियत, हमको जो करना है, अगर उसके बीच आएगा, एक भाई बन के
प्रिया के लिए ढाल खड़ा होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार की चेतावनी धमकी मेरे पिता को भी दी थी। तब मेरे पिता ने मुझसे ये कहा था हम इसका कोर्ट में, इसको पुलिस में हम दाखिल कर दें, लेकिन घर परिवार का मुद्दा है तो 2022 के 23 के जनवरी में हमने ऐसा करना उचित नहीं समझा। 3 या 5 जनवरी से 7-8 जनवरी तक के बीच में इन्होंने 4 बाउंसर खड़े किए। 5 जनवरी के दिन ये जो ताले तोड़े, ये सब किया। फिर इनको डराया धमकाया। फिर इनको रोड के ऊपर भी कोई लोग इनके फोटोग्राफी लेके स्टॉक कर रहे थे। पुलिस स्टेशन के अंदर कहीं कम से कम नहीं तो 20-25 इंसिडेंट रिपोर्ट, 20-25 कंप्लेंट्स, कम से कम नहीं तो 25-50 बार, 30-40 बार उसने 100-112 को फोन किया होगा 2022 से 2023 तक। उनके ऊपर, उनके ड्राइवर पे एनसी फाइल हुई, राजीव कोचर पे 2 से 3 एनसी फाइल हुई। साथ ही में संजीव कोचर के ऊपर फाइल हुई एनसी, उनके बेटे और उनके ऊपर एंटीसिपेटरी बेल प्रकार का कुछ मुकदमा चला था। जब वो उनको बेल्ट और रॉड से एक दिन मारने आ गए थे संजीव कोचर, इनका नेम प्लेट तोड़ने, इनका कैमरा तोड़ा घर का, वो सब वीडियो प्रूफ है। उसके वजह से ही उनके ऊपर पुलिस ने एनसी की थी। जब कैमरा तोड़ा, नेम प्लेट तोड़ा, रॉड और बेल्ट से मारने गए तो रॉड और बेल्ट को जब वो बाहर गई पकड़ने के लिए कि तुम रॉड लेके आएगा, मेरा नेम प्लेट तोड़ेगा, मुझे मारेगा, जिसके फोटो भी आपको दिखा देंगे ये, तो जब वो रॉड और बेल्ट उसने ऐसे निकाली तब बेटा अपनी माँ को बचाने गया, तो जब रॉड पकड़ा और बेल्ट उसने अपनी पैंट से निकाली मारने के लिए इनको दोनों को, माँ बेटे को, जब इन्होंने रॉड और बेल्ट पकड़ा तो तब पुलिस ने इनके ऊपर क्रॉस एफआईआर कर दी। मतलब पहली एफआईआर इनसे ली कि भाई तुमने रॉड बेल्ट तुमने भी पकड़ा हुआ है फोटो वीडियो में, तो हमें नहीं पता कि ये इस लेवल का लड़ाई कौन शुरू किया। ये अपने घर में बैठी है ग्राउंड फ्लोर पे, ये सामने आप देख रहे हैं बालकनी, यहाँ से लिफ्ट से नीचे आके सामने वो बाहर जा रहा है। और जब ये बाहर गई कि क्यों मेरी नेम प्लेट तोड़ रहा है, उसके ऊपर गणेश बने हुए हैं, इनके घर में स्थापना है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, ये साईं बाबा की भक्त है। हाँ, ये गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर सेवा देती है करोड़ोंपति होने के बावजूद। तो उनको जब बाहर गए तो क्रॉस एफआईआर कर दी उनके ऊपर, इस तरह से बदनाम करना। तब इनको बेल्ट पड़ी, इनको रॉड से मार पड़ी। उसके अंदर एक भाई और उनका बेटा इन्वॉल्व। तो उस फोटो को एविडेंस के तौर पर लेकर के पुलिस ने क्रॉस एफआईआर लिया। हाँ, कि भाई इसमें हम नहीं कह सकते तुम्हारा है कि उनका है, मतलब पहले, और सबकी, जबकि सब साबित था, सब प्रूफ था। पहले सीसीटीवी ऑलरेडी ये तोड़ चुका था, पहले बाउंसर ये तैनात कर चुके थे, तब तक ऑलरेडी उनके ऊपर एनसीज भी हो रखी थी। अभी की सिचुएशन क्या है कि अभी क्या फिर कंप्लेंट चलती गई, मतलब एनसी लगती गई, कंप्लेंट लगते गए। इन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा किया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया। दोनों भाई बहन, दोनों भाइयों की पत्नियों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं। देखते देखते उनकी जो बिटिया है, अर्चना कोचर की बिटिया सिमरन कोचर, वो बिल्डिंग के अंदर चक्कर काटने लग गई नीचे आके, और गलत तरीके से कि हम तुम पे मानहानि का दावा कर देंगे, तुम्हारे ऊपर गंदे नीच इल्जाम लगा देंगे, हाँ, कि तुम मेरा वीडियो उतार रहे हो। उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ से घर में, क्योंकि सीसीटीवी तोड़ देते हैं, उस दिन पुलिस खुद आई थी, इनका सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। कंप्लेंट डाली मैंने खुद स्वयं कंप्लेंट डाली थी कि ये तो सुरक्षा के लिए मदद रूप होने को आए, तो इसके अंदर तो ये हमको हावी कर देगी। पहली एफआईआर के अंदर मैंने खुद विटनेस के तौर पे मेरे से पुलिस ने स्टेटमेंट लिया था। उसके बाद और ये इस तरह से उनकी बेटी ने क्यों ये दावे किए, क्योंकि उसके एक दिन पहले उनके ड्राइवर और पिताजी पे एनसी लग चुकी थी। सारा टाइम इसकी पार्किंग रोकते हैं। इनके बेटी का भजन का फंक्शन था, उसके अगले दिन उसको जलन हो गई कि यहाँ पे कहाँ से फंक्शन कर लिया, ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ियां ऐसे पार्क कर दी। उनके ड्राइवर इन पे गुंडागर्दी का राज करते हैं, वो खुद सबूत के तौर पे हैं। कट टू आप 28/4 को आ जाइए, 28/4/2024। इसके 15-25 दिन पहले विल एग्जीक्यूटर ने मार्च महीने में, जिनका नाम है अशोक सेठी, लिंकिंग रोड राजदूत में रहते हैं, राजकुमार ज्वेलर्स के सामने, मार्च के दिन उन्हीं का वही ड्राइवर, जो व्यक्ति इस सब क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है, जो उन्होंने बोला तमंचा लेके शायद अंदर आया था राजीव कोचर के कहने पे, आप सिक्योरिटी ने हमको बताया, गोविंद सिक्योरिटी ने, कि भाभी आपको शायद मार देने के लिए तमंचा भी अंदर बाहर किया है, और मैंने तमंचा देखा है। और अजय यादव से आप पूछेंगे, और अजय यादव इनसे ये कहा था कि जिस दिन मेरे से पुलिस ने पूछा या किसी ने पूछा, मैं अपना बयान दर्ज कर दूंगा। और इन्होंने कल कुछ, इनका आज तक में वीडियो आया था, वो जब उसको भेजा तो उसने बोला भाभी ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, उसका भी सबूत का स्टेटमेंट उस ड्राइवर का इनके पास है। अभी की सिचुएशन क्या है, कल क्या हुआ? 28 रविवार के दिन 28/4 के दिन
जो दूसरे मंजिला मकान के ऊपर जो हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी इन्होंने केस दर्ज किया हुआ है कि ये मेरे फादर का रजिस्टर्ड विल है, जिसको ये डिस्प्यूट करते हैं। वो बोलते हैं तुम प्रोबेशन, अरे प्रोबेशन ये फाइल करे, प्रोबेशन वो भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोबेशन के पहले कहती है कि तुमने जो बीएमसी एमसीजीएम के भी कानून तोड़े हुए हैं, घर के अंदर तक के इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं, घर के बाहर किया है, बिल्डिंग के टेरेस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, यहाँ पे गराज बंद रखा हुआ है, सारी पार्किंग ब्लॉक करके रखी हुई है, और सेफ्टी फायर इमरजेंसी एग्जिट्स के वेस्ट वार्ड जुहू के अंदर अंधेरी में इन्होंने कितनी नहीं अर्जियां की हैं, रजिस्टर एडी किया है, लेकिन बीएमसी का कोई कार्यकर्ता इधर कार्रवाई करने नहीं आया। इनके घर का कुछ रीमॉडलिंग रिपेयर काम चल रहा है तो बीएमसी के कार्यकर्ता आ गए कि पहले परमिशन लो फिर तुम्हारा काम वापस चालू होगा। इस तरीके का टॉर्चर बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब ये है कि बीएमसी के अधिकारी भी उनके मैनेज किए हुए लगते हैं। हाँ, इसका आप नहीं देखिए, अनुशासन से ये प्रश्न है कि इसके अंदर पैसा काम लग रहा है, पॉलिटिक्स काम लग रहा है, कि क्या कौन सी पावर है जो इनको इतना प्रोटेक्शन दे रही है कि जुहू जैसे इलाके में आप एमसीजीएम बीएमसी के वायलेशन खुलेआम कर रहे हो, खुलेआम गुंडागर्दी करते हो, पूरी सोसाइटी की सिक्योरिटी सेफ्टी का प्रश्न है। 28 अप्रैल 2024 विल एग्जीक्यूटर मार्च महीने में राजीव अर्चना कोचर को अपने घर बुलाए थे, लेकिन अर्चना कोचर अकेली स्वयं गई थी अपने उसी ड्राइवर के साथ जो हर चीज का साक्षी है। उन्होंने उसको साफ तौर पे बोला कि तुम इन तरह के बाउंसर्स को हटा दो, तुम ये बिल्डिंग में लेडी बाउंसर्स को मत रखो। बाउंसर तो वहां होते हैं जहां कोई इवेंट है और वो झगड़ा रोकने के लिए रखे जाते हैं, ना कि विवाद। हाँ, और यहाँ पे तुमने जो लेडी बाउंसर को रखा हुआ है, वो बाउंसर यहाँ पे सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो इसको डराती है, इसको शटअप बोली है, धक्का मारी है, इसकी गाड़ी के नीचे पैर रख देती है अगर गाड़ी अंदर लाने की कोशिश करे तो। और फीमेल स्टाफ इन्होंने इसीलिए तानात किया हुआ है कि कोई आदमी हो तो सीधा केस हो जाएगा, औरत के ऊपर औरत क्या केस करेगी। और वो पीछे से पूरा वार करती है, मोबाइल के ऊपर पूरा कोऑर्डिनेशन करती है। और एक रूप में मैं ये कहूंगा 28/4 के दिन जब वो मकान को राजीव कोचर बारी बारी खोलते हैं, बंद करते हैं, अब उसकी घर की चाबियां इनके पास है, केस कोर्ट में है, तो उस दिन ये उत्साह में हो गई कि इतने दिनों से ये सामान अंदर बाहर कर रहे हैं, क्या सामान चोरी हो रहा है अंदर से। इनके कारीगर, इनके कर्मचारी, लेडीज, दोनों भाइयों का घर के मेंबर, दोनों भाइयों के स्टाफ सर्वेंट, इनकी दुकान के स्टाफ सर्वेंट टेम्पो भर भर के अंदर बाहर 1 साल से कर रहे हैं। तो उस दिन इनको फिर इनका बेटा बाहर था, ये मियाँ बीवी रविवार के दिन सुबह का समय था, इनके वॉचमैन ने आके कहा भाभी फिर एक टेम्पो आया है और सामान अंदर भर रहे हैं। तो इनके दिमाग में आया कि इतनी मैं कंप्लेंट कर चुकी हूँ पुलिस को, हाउस ब्रेकिंग का, लुर्किंग, ट्रेसपास का, कितनी यहाँ पे रॉबरी, थेफ्ट है, मेरे पास घर की चाबियां हैं, कोर्ट में केस है, तो फिर ये वो बोलते हैं नहीं ये सिविल मैटर है, सिविल मैटर है, सिविल मैटर है करके टालते ही गए। इतना समय, इतना क्राइम हो गया यहाँ पे। फिर उस दिन ये इसको लगा कि मैं खुद ही एक बार अंदर जाके देखूं तो सही कि क्या है, ये क्या सामान भर रहा है, क्या घर के अंदर कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं की है, कुछ बदली तो नहीं किया है। तो ये जाके सोफे पे बैठ गई। इनके सिक्योरिटी से आप पूछेंगे, वो बोले मैं 100 नंबर, भाभी बोले ऊपर चलो मेरे साथ। कोइंसिडेंटली के हाथ में मोबाइल था जब सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई, लेकिन जब वो सोफे पे बैठ गई और वो चाहती थी कि मैं सिक्योरिटी को अंदर नहीं आने दिया, तो सिक्योरिटी ने मुझसे कहा आप उनसे पूछिए कि मैं 100 नंबर पुलिस को फोन करने को, सर मोबाइल खोलने जाऊं तो वो, और वीडियो या तो मैं रिकॉर्ड कर लूं, पुलिस को बुला लूं, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और मेरे को ऐसे ऐसे करके कि चलो नीचे उतरो, तुम इधर से जाओ। और फिर जैसे आपको प्रिया ने बोला, कुर्सी पे बैठ के ये बयान पुलिस में दिया था इन्होंने, प्रिया जेटली इज हियर अंग्रेजी में बोल के। फिर ऊपर से चौथे माले से इनकी बेटी सिमरन कोचर अंदर आती है मकान में, और एक नीचे या कहीं और से 2 माले से बाउंसर उधर अंदर आती है, नीचे से, नीचे एक जगह से बाउंसर आती है लिफ्ट या सीढ़ी से शायद, और ऊपर से एक बेटी आती है, दोनों के दोनों अंदर जाते हैं। मतलब अंदर ये 2 बाउंसर, एक बाउंसर, फिर बाउंसर एक और बाद में अंदर आई थी, 2 बाउंसर तानात थी। अब वो सिक्योरिटी गार्ड है इनकी के बाउंसर है वो जाने। बाउंसर हम क्यों कहते हैं कि पहले भी इस तरह के लोग तानात किए थे। सिक्योरिटी है तो इनका सिक्योरिटी तो किस पे गुंडागर्दी नहीं कर रहा है, वो क्यों इनको शटअप कह रही है, वो क्यों इनकी गाड़ी रोक रही है। जब पूछा कि तुम किसके लिए काम करते हो, पुलिस उसको ले जाने को बात करे तो वो जाती नहीं है। मतलब किसने ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे रखा है, ना उनका फोन नंबर है, ना उनका आईडी इनको पता है वो कौन है। वो इसको शटअप बोली है, धक्का मारी है, पहले भी मारी है। और फिर उस दिन बंद कमरे के अंदर उसने, राजीव कोचर ने, वीडियो पे साफ है कि मार इसको नगमा। और फिर इसको उनकी बेटी 2 फीट, आप जितना दूर खड़े हैं इतनी दूरी पे खड़ी है, पूरा वीडियो में है, बेटी सामने, मतलब कि बुआ को मार खाते हुए देख रही है। और वो खुद भी, शायद मैंने नहीं देखा, मैं अंदर नहीं था, वो क्या किए, क्या वो हाथ पकड़ी, लेकिन वो सबूत थी, साक्षी थी, वहीं पे खड़ी थी, अपनी बुआ को मार पिटे बाउंसर से। और वो बाउंसर ने
इनसे पूछिए, इनको लाते मारी, घुसे मारे, बाल खींचे, इनको कूटा, इनको नाखून से खरोचा, फिजिकल असॉल्ट किया। मेडिको लीगल जो इनके ऊपर केस बना है, वो मेडिको लीगल इनको ऊपर हॉस्पिटल में बोला गया कि दाखिल हो जाओ जब वो दिखाने गई रात को, लेकिन इतनी ज़्यादा वो ट्रॉमेटाइज़ हो गई थी कि नहीं, अब ये पुलिस स्टेशन तो मेरा कुछ नहीं करेगा, और अगर आज मेरा केस नहीं दर्ज होगा तो ये मुझे शायद ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनको अंदर ये धमकी थी कि आज मेरे भाई ने जब मारने की बात कर दी है, बेल्ट यूज़ हो चुकी है, लोखंड के डंडे यूज़ हो चुके हैं, गोली से उड़ा देंगे तेरी परिवार को बोल चुके हैं। सिक्योरिटी पुलिस ने तमंचे तक की बात कर दी है। जब मैंने पुलिस से तमंचे की रिपोर्ट्स इन्होंने की तो बोले कि साबित करो कि तमंचा था। कोई इंक्वायरी, कोई कार्रवाई, कुछ नहीं। मतलब इतना कुछ हो चुका है, तब वो डर गई। तो ये डीसीपी के दफ्तर गए थे मियाँ बीवी, और जब प्रिया जेटली राजीव को जेटली डीसीपी के दफ्तर में गए तो डीसीपी ने इनसे कहा कि फोन किया वहां से जुहू पुलिस स्टेशन पे, और जुहू पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई जो हैं सुनील जाधव सर, उनसे कहा, शायद उनसे ही बात की थी, सही बात, हाँ, और उनसे कहा कि एफआईआर तो बनती है बॉस, आपको एफआईआर तो करना पड़ेगा। इस प्रकार के कुछ शब्द उन्होंने बोले जो कि इन्होंने परिवार को सबको बताया। फिर वो वहां पे वापस गए, और उनको इतना पेन था, इतना टॉर्चर, इतना ट्रॉमा हो चुका था, इतनी मार पड़ चुकी थी और इतनी घबरा चुकी थी कि ये अब मेरे साथ अगला ये औरत क्या करेगी, और इतनी गंदी गालियां दी थी इसको माँ बहन की अंदर, और इतना इसको नोच पड़ीट के इसका मतलब हालत खराब कर दी थी। सर दुख रहा था बहुत। फिर फिजिकल असॉल्ट मेडिको लीगल के अंदर आया, और फिर पुलिस के अंदर 5 दिन तक आगे आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे जाके फिर इन्होंने फिर सीनियर पीआई को फोन किया, फिर डीसीपी के दफ्तर इनका परिवार गया, फिर आज तक को जब इंटरव्यू दिया, और वहां से फिर शायद प्रेशर बना, या फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट जुहू पुलिस ने देखी, ट्वीट इतनी जगह पे किया, पीएमओ को किया, नेशनल वुमेन्स कमीशन को किया, लोक आयुक्ता में बोला हम जाएंगे। फिर इनके सुप्रीम कोर्ट के भी वकील हैं, इनके सलाहकार, जिन्होंने सीनियर पीआई को मैसेज किए कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो फिर हमको जबरान हाई कोर्ट के अंदर अर्जी करनी पड़ेगी, हमको हायर अथॉरिटी पे जाना पड़ेगा, हमको पूरा भरोसा है मुंबई पुलिस हमारा सहयोग देगी। इतनी हद से बात बढ़ चुकी है, प्रूफ है, एविडेंस है, सब कुछ है। उसके बावजूद अगर आप हमारे मदद रूप नहीं होंगे तो सेफ्टी सिक्योरिटी जुहू जैसे इलाके में किस व्यक्ति की है? मतलब कि क्या बॉलीवुड की ताकत, पॉलिटिक्स, पावर, पैसा, अनुशासन, इस तरह से किसी भी व्यक्ति को मिट्टी के दाम बेच देंगे ये लोग इस ताकत पे? तो फिर हमको पुलिस से सपोर्ट मिला, पुलिस से ये सपोर्ट मिला, इनका केस दर्ज हुआ आज। और जैसे ये केस दर्ज हुआ, दुख की बात ये है कि कोचर परिवार में आज जो एफआईआर, जिसके अंदर शायद 4 कलम है, 4 कलमें लगी हैं, जो मेरे को आप इनके वकील से बात कर सकते हैं कौन से बेलेबल, नॉन बेलेबल है, लेकिन अर्चना कोचर, राजीव कोचर, सिमरन कोचर, उनकी बेटी, पूरे ये एक परिवार, एक भाई के पूरे परिवार पे एफआईआर दर्ज है। और साथ ही में नगमा जो बाउंसर है, आज भी वो बाउंसर यहाँ बिल्डिंग में तैनात है, आप 2 माले पे जाके देख सकते हैं। पुलिस जब पंचनामा करने आई एफआईआर के बाद, आज शाम की ही बात है, तो उन्होंने बोला कि मैं दरवाजा घर का नहीं खोलूंगा जहां पे ये क्राइम हुआ था, और बोले कि मैं कल 10 बजे तुमको दिखाऊंगा। इस तरह की बात मेरी नजरों के सामने की है, और पुलिस को भी ना कोऑपरेशन देते हुए, अब ठीक है वो उनका अधिकार, हक शायद होगा वो जाने, में उस पर नहीं कमेंट कर सकता, लेकिन पंचनामे में भी पुलिस को कोऑपरेशन नहीं दिया। और उसके बाद वो जो व्यक्ति है, हम चाहते हैं कि आज ही रात को ये बाउंसर यहाँ से निकाले जाएं, सिक्योरिटी निकाले जाएं, और इनके ऊपर इस प्रकार का जो डर है, भय है कि मेरी जीवन को खतरा है, ठीक है, ये चाहते हैं कि आप, ये प्रश्न हमको अनुशासन से है, इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, और आगे क्या होगा वो हाई कोर्ट में होगा, ये इंजंक्शन फाइल करेंगे, आगे जो भी इनको कार्रवाई करनी है। मेरा रोल देखिए इतना है कि सेफ्टी सिक्योरिटी हर व्यक्ति की होनी चाहिए, और डिजिटल मीडिया के एज में इस प्रकार का अगर आप काम करेंगे तो वीडियो वायरल होने में, वीडियो बाहर जाने में देर नहीं लगती। उसके बाद भी इन्होंने 30 तारीख की रात को हमें लीगल नोटिस भेजा है, इनके पति पत्नी और मुझको, इस प्रकार का कि अगर मेरी कोई भी बात बाहर की तो मैं तुम्हारे ऊपर दावा कर दूंगी डेफेमेशन का। इस प्रकार का डर पैदा करना, ये तो अलग बात है कि मैं मेरी बहन के लिए एक ढाल की तरह खड़ा हूं शुरू से, और इस तरह के नोटिस से डर के अगर मैं चुप बैठ जाऊं तो कल को वो, जैसे बेटे ने बोला कि मेरी माँ शायद जिंदा भी नहीं होती। तो हम ये बात इसलिए बाहर करना चाहते हैं आज मीडिया में कि अगर हम में से किसी भी कोई परिवार के व्यक्ति को कुछ हो जाता है, क्योंकि मुझे तब धमकी दी थी, इनको अब दी है, इतना कुछ हो चुका है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा वो पब्लिक जाने। हाँ, आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। मैं खाली एक चीज़ कहना चाहती थी कि मेरे नाना जी जो है, उन्होंने सब 3 बच्चों के लिए इक्वल शेयर किया था,
सब में इक्वल शेयर किया था, किसको भी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कुछ नहीं दिया था, सबको उनके हिसाब से उनके मर्जी से उन्होंने सबको 3 इक्वल भाग में किया था। पर मेरे 2 मामू जो थे उनको लगता था कि मेरी मम्मा जो है उनको कुछ मिले नहीं, वो ही उनका मेन मोटिव था। पर जो मेरी मामी जो है अर्चना कोचर, ये सारा पूरा गेम जो खेल रहे हैं, ये पूरा अर्चना कोचर का पूरा कॉन्स्पिरेसी है। उनके बच्चे को भी और उनके पति और मेरे मामू, मेरे मामी, उनके बच्चे, सबको उनका खाली खिलाड़ी पॉन्स बनाया हुआ है ये सब गेम में। देखिए, ये एक परिवार के साथ में सिर्फ और सिर्फ संपत्ति का विवाद देखा जा रहा है और उसमें भाई बहन, ननद भाभी, बुआ और इस तरह के जो भी रिलेशन है, जो भी संबंध हैं, सब इसमें रिश्तों का एक तरह से कहा जाए तो तार तार होना आपको दिखाई दे रहा है। और इस विषय में कानून, प्रशासन, पुलिस क्या भूमिका आगे जाकर के लेता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल संपत्ति और पैसे के लालच में आज रिश्तों का जो एकदम तार तार होना जो आपको दिखाई दे रहा है, वो खास करके इस कहानी को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको समझ में आएगा। शुरू में जब हम आए थे तो गेट के ऊपर मर्सिडीज गाड़ी लगा हुआ था और मर्सिडीज गाड़ी लगा था, अंदर जो है 10-12 बोनसर था। हम लोग को अंदर नहीं आने दे रहे थे, भाभी उसको दरवाज़ा पीट रहे थे तो भी अंदर नहीं आने दिया। बाद में कुछ चिल्लम चाटे हुआ तब जाके भाभी को कैसे भी अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद भी सब घर उर सब डबल ताला मार दिए थे और उसमें भी क्या ताला में मतलब काट करके फिर से वेल्डिंग किया हुआ था और डबल ताला मारा हुआ था। ये ताला है वो, अच्छा, इसमें वेल्डिंग की हुई है, इसको काटा गया है। चलिए ठीक है। तो इसमें देखिए, जो नौकर हैं वो भी जो है एक परिवार की तरह हैं, उन्होंने भी अपना जो है बयान यहाँ तक कि कोर्ट में भी दिया है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो मेरे माँ के जो भाई हैं, उनको लगता है कि जो लड़की है फैमिली में, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ लड़कों को मिलना चाहिए। अर्चना कोचर का टैगलाइन इंस्टाग्राम पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है और ये हिपोक्रेसिज्म है सर, हिपोक्रेट है सर वो, जो ये बोलती है पब्लिक में ये बोलती है और बिहाइंड द कर्टन्स ये सब करती है सर। उनका टैगलाइन था अहिंसा सिल्क मिस वर्ल्ड फैशन वीक के लिए, और वो कितना हिंसा कर रही है घर पे, जो एक्चुअल घर में होता है वो किसी को बाहर अभी तक किसी को पता ही नहीं है। तो देखिए, इनके कहने का मतलब है कि एक फेमस हस्ती हैं अर्चना कोचर, फैशन डिजाइनर हैं, सोशल मीडिया पे और तमाम तरह के प्लेटफार्म पर उनके इतने नाम हैं। पर इस कहानी को सुनने के बाद एक बात समझ में आ रही है कि जैसे एक कहावत है, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हाथी के दांत जो होते हैं वो खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो इन बच्चों के मुंह से भी जो आपने सुना कि उनकी जो सोशल मीडिया पे जो टैग लाइन है, उसके एकदम अपोजिट अर्चना कोचर की जो पर्सनैलिटी है, वो दिखावे की जो है वो सोशल मीडिया की अलग है, पर हकीकत की ज़िंदगी में वो एकदम अलग है। और आज वो अपने परिवार को कहें या अपने रिश्तेदार को कहें, किस तरह से वो परेशान कर रही हैं, टार्चर कर रही हैं, ये इस कहानी से देखने को मिल रहा है। और वो कभी अपना मुंह आगे नहीं बताती है, वो अपनी बेटी को भी आगे सब ये कामों में करवाती है, पर अपना मुंह कभी भी नहीं बताती है। सब काम वो फोन के ऊपर करती है, कैमरा के आगे कभी नहीं आती। कैमरा के अपनी सामने बेटी को भी खड्डे में घुसाड़ देगी सर, पर वो नहीं आएगी। पर्दे के पीछे जिसे कहा जाता है कि अर्चना कोचर इस षड्यंत्र का कहें या इस संपत्ति विवाद की, उसमें मुख्य सूत्रधार जो है अर्चना कोचर ही हैं, जो अपने पति को आगे करती हैं, अपनी बेटी को आगे करती हैं। भविष्य उनके बेटी का भविष्य भी खराब हो सकता है, क्योंकि उसकी भी बदनामी होगी, केस होगा, कल को जेल जाना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो पति जाए जेल, बेटी जाए जेल, पर अर्चना कोचर जो है सोशल मीडिया में एक नामी गिरामी हस्ती बन करके इस षड्यंत्र को पर्दे के पीछे से हैंडल कर रही हैं। इस परिवार का यही कहना। तो एक दिन मैं जब आई यहाँ पे थी, मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ बॉम्बे में, मैं नासिक में रहती हूँ, तो उनके भाई ने मेरे सामने बोला कि हमको नहीं चाहिए कि वो यहाँ रहे।
अगर वो यहाँ रहेगी तो हम उससे हमेशा हैरेस ही करते रहेंगे, उसको तंग ही करते, कोई जब भी तक वो यहाँ से जाए नहीं। मतलब किसी भी तरह से यहाँ से इन्हें भगाने का उनका प्लान है। हाँ, वो उनको चाहिए ही नहीं कि वो यहाँ रहे, इसीलिए वो सब टाइम उसको झगड़ते। और अभी तो इतना बेशर्मी उन्होंने कर दी कि कोई ऐसे भाई नहीं करता अपनी। तो वो चाहते हैं कि या तो वो बेच के चली जाए या छोड़ के चली जाए, जैसे भी हो वो यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। हाँ, इसीलिए वो उसके साथ सारा टाइम झगड़ा करते थे कि वो यहाँ से चली जाए। आप क्या करती हैं यहाँ पर और आपने क्या देखा इस घर में? मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रही हूँ। मैं जब से आई हूँ तब से भाभी पे मतलब अत्याचार होता ही रहता है। भाभी को मारने की कोशिश इन लोग करते हैं, यही चलता रहता है। हाँ, और उनकी बेटी अर्चना कोचर की वो हमेशा भाभी के साथ लड़ने के लिए आती रहती है। हाँ, आप इस घर में नौकरानी का काम करती हैं? हाँ जी, भाभी के उधर मैं काम करती हूँ। हाँ जी। इन 2 सालों के बीच में आपने ये सब देखा है? हाँ, हमेशा 4-4 दिन में ये चलता ही रहता है, हर दूसरे दिन चलता ही रहता है। और उनकी बेटी तो लास्ट टाइम तो ऐसे कपड़े पहन के आई, तो मतलब जो इधर वर्कर लोग काम करते ना, वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे पे बुरी नज़र डाल रहे करके, ऐसे। मतलब कि छेड़खानी का केस डालने के चक्कर में? हाँ जी, पीछे मतलब वो भाभी के ऊपर से लाइट भी फेंकी थी और वो कैमरे भी नहीं लगाने दे रहे थे। जी। मतलब ट्यूबलाइट फेंक के मारा था? हाँ जी, भाभी ऊपर बाहर कचरा फेंकने चली गई थी, तो ऊपर से ट्यूबलाइट भी भाभी के ऊपर फेंकी थी उन्होंने। तो भाभी ने चाहा कि वहाँ पे कैमरा लगा के मेरे को देखना है मेरे पे ऐसे कौन कर रहा है, तो मतलब वो कैमरे भी नहीं लगाने दे रहे थे उन लोग। हाँ जी। ताकि कोई सबूत न रह जाए। हाँ जी, हाँ। देखिए ये उनके सगे संबंधी, घर के नौकर, ड्राइवर, मैंने सारे उन लोगों से इस कहानी के बैकग्राउंड में हकीकत क्या है वो सब जानने की मैंने कोशिश किया है। आप लोगों को भी मैंने ये सारी चीज़ें बता दिया है। अब इस कहानी में क्या है, कैसे है, क्या मोड़ आने वाला है और ये मामला आगे कहाँ तक जाएगा, ये सब आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं और कानून और प्रशासन भी इस बारे में क्या सोचता है, ये तो आने वाला समय ही। इनकी और भी रिलेशन वाली हैं जो मौसी हैं, उनके घर की नौकरानी है, ये लोगों का भी यहाँ पर जो अनुभव हुआ वो मैंने आपको बताने का यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश किया है। मैडम, आपके साथ में जो भी ये घटना घटी है, आपके साथ में जो भी दुर्व्यवहार हुआ है, आपके साथ मारपीट हुई है, आपको हैरेसमेंट किया गया है, इस विषय को लेकर के, इस घटना को लेकर के आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी भाई बहन को, किसी माँ बाप को, या और जितने भी रिलेशन वाले हैं एक दूसरे से, संपत्ति में, प्रॉपर्टी में जो झगड़ा विवाद हो रहा है, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? नहीं, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सब बहनें और सब बेटियाँ, आप शुरू से ही अपने बहनों और बेटियों को इक्वल सा रखिए, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मेरे को इक्वल समझा, पर भाइयों के बीच में हमेशा था कि ये तो बेटी है, ये तो बहन है, इसको क्यों मिलना चाहिए। तो भाइयों के दिमाग में, बेटों के दिमाग में ये जरूर डालें कि देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है बेटी और बेटे में। जैसे मेरे पापा बोलते थे, आप प्लीज ये शेयर करिए, सबको शेयर करिए, ताकि कोई भी बेटी और कोई भी बहन मेरे जैसे सफ़र ना करे। इसलिए मैंने ये सब संघर्ष किया है। आई वांट टू लीव, मेरे को एक मैसेज छोड़ना है, ताकि कोई भी जो भी मैं गुजरी हूँ, किसी के साथ ना गुजरे। ये देखो, इस बुरी तरह ये मैं चुन्नी पहन के गई थी और इतनी बुरी तरह वो बाउंसर ने मेरे कपड़े खींचे, यदि पूरी चुन्नी फाड़ दी, इतनी जोर से मेरे बाल खींचे, इतनी जोर से मेरे को मारा कि अब तक मेरे को वो इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है, इमोशनल एंड फिजिकल ट्रॉमा, कि आज भी मैं 2 डॉक्टर, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू कूपर हॉस्पिटल, 3 दिन मैं कूपर हॉस्पिटल लगातार 2 दिन रही और 1 दिन फिर मैं पूरा दिन उधर बैठी रही, पर फिर भी मेरा सर इतना दुख रहा है, चक्कर आते हैं, नौशिया होता है, and there became a slurring also in the speech. First 3-4 days I just could not talk. वो स्लर हो गया था। डॉक्टर बोले कि माइट बी अ स्ट्रोक। कल ही मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल होके आई हूँ। प्लीज़ आप इतना शेयर करिए, प्लीज़ इन्फॉर्म एवरीबडी, ताकि कोई भी बेटी, कोई भी बहन ऐसा ना सफ़र करे, क्योंकि हर एक बेटी माँ की लाडली होती है और पापा की लाडली होती है। कानून ने बेशक लड़की को लड़के के बराबर अधिकार दे दिया है, सब कुछ होने के बाद भी
आज घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद, ये सारी चीज़ें आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, समाज किस तरफ जा रहा है, इसमें सारे रिश्ते नाते और सारे संबंध जो है तार तार हो रहे हैं। ये आपको इस कहानी को देखने और सुनने के बाद सत्य प्रतीत होगा। और मेरी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी ये ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद। बाउंसर संदीप करके कौन है? पूरा नाम? चौधरी। संदीप चौधरी कौन है? बाउंसर है? नहीं, वो भी यही हमारे। हाँ, अच्छा। और हम क्यों हमारा घर है इधर? सर आपका बात बरोबर है सर, लेकिन उनको जो बड़े सर है उन्होंने बोला आप चाहे तो बड़े सर से एक बार बात कर लीजिए। एक बार बात कर लीजिए। कौन से बड़े सर? वो जो उनके सर हाँ? ऊपर रहते हैं वो। कौन से बड़े? कौन नाम बताओ? राजीव सर, प्लीज उनसे बात करिए। वो दरवाजा खुला? दरवाजा खोला है? हाँ, गेट खोला है? हाँ, अच्छा देखो कौन सा गेट? मेरा पार्किंग खोला है, पूछो। मेरा पार्किंग। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम नंदलाल। पूरा नाम? पूरा नाम? पूरा नाम बोलो। पूरा नाम नंदलाल पाल। मोबाइल नंबर बोलो अपना। मोबाइल याद ही नहीं है। इनको बुलाओ इधर, अभी लेडीज को बुलाओ इधर। इधर आइए, अपना मोबाइल नंबर बोलिए। मेरा 996707 134। 9967 07 134। लेडीज का नाम, आपका पूरा नाम? गणेश। पूरा नाम? गणेश घाड़ी। गणेश घाड़ी। गणेश घारी। अपना आईडी दिखाइए। आईडी नहीं सर। ये ओनर है प्रॉपर्टी की? यस ओनर है। ये लेडीज को बुलाइए। लेडीज इधर आइए। मैडम इधर आइए। अपना नाम बोलिए पूरा। मेरा नाम जायदा शेख। जायदा शेख। आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर बोलिए। मेरा 88980381। एक मिनट, 99889803 8198। ओके। आपको कौन भेजा है? मेरे को तो नीलोफर ने भेजी है। नीलोफर कौन? बॉन्सर में है। कौन सी कंपनी है आपकी? हमारी तो कंपनी, तो हम तो किधर भी जाते हैं काम में करते हैं बॉन्सर। वैसे तो संदीप ने उसको भेजा है। संदीप का नंबर बोलिए और पूरा नाम। संदीप का नंबर अभी इसको तो मतलब आपको क्या बोला है? मैडम को अंदर नहीं जाने देने का? नहीं, मतलब हाँ, जाने तो देने, एक बात कर लेते हैं उनसे। मना कर रहे हैं ना आप, उनको जाने नहीं दे रहे हैं? ओके सर, आपको मना नहीं कर रहे हैं। बोलो जल्दी से। कौन नहीं खोलने दे रहा है? कौन? खोलो जल्दी से। मैं बुलाऊं पुलिस को? बुलाऊं पुलिस को? नो, मैं पुलिस को बुलाती। कौन बोल रहा है भैया? मैं बुलाती हूँ। कौन बोल रहा है? अच्छा, कौन सर आ रहे हैं? No, you have to open the door. Sorry, this is my house also. This is not only your house. Open the door, Ajay. Mama, relax. Be this thing. Be calm. Ajay is standing at the back. Who? Ajay Bhari is standing at the back. No. There are some guards, some bouncers. Okay. You all are just getting yourselves into more trouble, yeah. Honestly. खोलो भैया, खोलो दरवाजा. Act like civilized human beings. People keep quiet. People, you don't talk anything. Don't talk anything. Watchman, खोलो दरवाजा. Watchman खोलो, नहीं तो मैं बुलाती हूँ पुलिस को। 100 नंबर बुलाओ पुलिस को। हाँ? ये क्या तरीका हुआ? Call. 1 minute wait. उपरोक्त घटना को गंभीरता से न लेने पर पीड़ितों ने सहायक पुलिस आयुक्त जुहू से जाकर के संपर्क किया और उनसे शिकायत की।
इस घटना की शिकायत महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा होने के साथ ही सहायक आयुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए 4 लोगों के खिलाफ 354, 341, 325 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और जुहू पुलिस ने इस काम के लिए 7 दिन का समय लगाया और अब जाकर के इन पर एफआईआर दर्ज हुआ है और अभी तक इस एफआईआर में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जेटली परिवार जुहू पुलिस स्टेशन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कहा है कि इसमें पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का एक कॉकटेल बना हुआ है और कोचर परिवार की संपत्ति का ये विवाद सोशल मीडिया से होते हुए तमाम चैनलों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से एक बाप की संपत्ति को उसके गुजर जाने के बाद कानूनी रूप से अधिकार देने के बाद भी भाई बहन का संपत्ति का लालच किस तरह से बढ़ा है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं और ये मामला थाने से होते हुए कोर्ट कचहरी तक जा पहुँचा है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर तमाम इन हस्तियों का पैसे, पॉलिटिक्स और पावर का जो है कॉकटेल बन के यहाँ पर दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।